Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and must be doing good. I heartily welcome all of you in database management system class. Let's start today's topic. आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसके कंपोनेंट से रिलेटेड है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को तो देख लिया था, अब उसके साथ रिलेशनल का वर्ड आ रहा है। तो रिलेशनल का जब लफ्ज़ लग जाता है तो रिलेशन का मतलब हम जब डेटाबेस की टर्म में बात करते हैं तो वो टेबल होता है, यानी ऐसा डेटाबेस जिसके अंदर हम रिलेशनल मॉडल्स के साथ डील करते हैं, टेबल्स के साथ, जिसके अंदर डेटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, उसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। ये रिलेशनल मॉडल पे बेस करता है। अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ये कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो कि क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए डेटाबेस को रिक्वायर्ड होते हैं। एंड RDBMS that satisfy 12 rules of Dr. Courts is called true RDBMS। ऐसी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि कॉर्ड्स के 12 रूल्स को फॉलो करती है, वही असल में या हकीकत में ट्रू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाती है। हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से कॉर्ड्स के जो रूल्स हैं उनको भी मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ RDBMS। RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ अ सेवरल कंपोनेंट। वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ईच कंपोनेंट हैज़ अ स्पेशल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ ओवरऑल सिस्टम। डेफिनेटली हर उसका जो भी कंपोनेंट है उसका कोई स्पेशल रोल होगा, कोई स्पेशल फंक्शन होगा। तो चलिए इन कंपोनेंट को देखते हैं। फर्स्ट इसका कंपोनेंट जो है वो फाइल मैनेजर है। फाइल मैनेजर एलोकेट अ स्पेस ऑन अ डिस्क। फाइल मैनेजर का काम है कि वो स्पेस क्रिएट करके दे डिस्क पर। इट ऑल्सो मैनेज द वे डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड रिप्रेजेंटेड इन अ स्टोरेज। ये भी चेक करता है कि किस तरह से डेटा जो है वो मैनेज किया जाएगा या एलोकेट की जाएगी उसको मेमोरी स्टोरेज मीडिया पर। देन हमारे पास है डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर एक्ट एज अ इंटरफेस। ये हमारे पास जो है इंटरफेस के तौर पर काम कर रहा होता है बिटवीन द यूज़र एंड द डेटाबेस, यानी यूज़र और डेटाबेस के दरमियान ये इंटरफेस का काम कर रहा होता है, जिसके थ्रू यूज़र जो है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूरी प्रोसेसर। अगर अब हम क्यूरी प्रोसेसर को देखते हैं, मोस्ट ऑफ द RDBMS प्रोवाइड अ बिल्ट इन सपोर्ट टू अ क्यूरी इन अ डेटाबेस। क्यूरी क्या है? क्यूरी के ज़रिए यूज़र जो है वो कमांड जनरेट करता है, या क्यूरी के ज़रिए जो है हम अपने रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो है वो रिकॉर्ड्स को सर्च भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। द क्यूरी लैंग्वेज सपोर्टेड बाय द मोस्ट कमर्शियल DBMS आर अ क्यूरी बाय एग्जाम्पल एंड स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसकी दो एग्जाम्पल क्यूरी बाय लैंग्वेज और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। ज़्यादातर हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के साथ डील कर रहे होते हैं। The query processor interprets the queries issued by the database user। क्यूरी प्रोसेसर का काम है कि जो क्यूरी डेटाबेस यूज़र जो इशू करता है उसको वो इंटरप्रेट करे। अ क्यूरी ऑप्टिमाइज़र ऑल्सो supports the optimization of a complex query involving a nested query or joins। इसके अलावा क्यूरी ऑप्टिमाइज़र जो है वो जो नेस्टेड क्यूरीज़ वगैरह ये कॉम्प्लेक्स क्यूरीज़ होती हैं उनकी भी ऑप्टिमाइजेशन करता है। द क्यूरी प्रोसेसर ट्रांसलेट द स्टेटमेंट इन अ क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी प्रोसेसर जो है वो क्या करता है? क्यूरी स्टेटमेंट को जो है वो ट्रांसलेट करता है टू अ फॉर्म, उस फॉर्म में दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द डेटाबेस मैनेजर, जिसको डेटाबेस मैनेजर जो है वो समझ सके। तो क्यूरी प्रोसेसर जो है वो क्यूरी लैंग्वेज के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि अंडरस्टैंड की जा सके या जिसको अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सके फॉर डेटाबेस मैनेजर।
नेक्स्ट हमारे पास है डेटा डिक्शनरी। अब डेटा डिक्शनरी यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो डेटा डिक्शनरी क्या है, ये डेटा डिक्शनरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। डेटा डिक्शनरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, ये डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। इट स्टोर्स डिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर ऑफ अ रिलेशन विद इन अ डेटाबेस, ये इसके अलावा डिस्क्रिप्शन को और स्ट्रक्चर को रिलेशन यानी टेबल के ये डिस्क्रिप्शन को बताती है, उसके स्ट्रक्चर को बताती है विद इन अ डेटाबेस के डेटाबेस के अंदर टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो किस लिए क्रिएट किया गया। इट ऑल्सो स्टोर द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटा, इसके अलावा जो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होता है उसकी डिस्क्रिप्शन को भी। एंड द इंटेग्रिटी कंस्ट्रेन ऑन अ डेटा, और डेटा के ऊपर कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं, हम डेटा के ऊपर कौन कौन से जो है वो चेक्स लगे हैं, किस हद तक हम टेबल के अंदर डेटा को किस तरह का डेटा एंटर करना चाहते हैं, ये किस तरह का उसमें से व्यू करना चाहते हैं, तो इसके लिए डेटा के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है DML प्री कंपाइलर। अब DML प्री कंपाइलर क्या है? DML जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंड फॉर डेटा बेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज हैज़ अ स्टेटमेंट्स। डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं टू इंसर्ट डिलीट एंड मॉडिफाई द डेटा इन अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट डिलीट और मॉडिफाई करने के लिए द DML प्री कंपाइलर इंटरप्रेट these statement and interact with the query processor to generate appropriate code। तो DML प्री कंपाइलर जो है इन स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करता है और वो क्यूरी प्रोसेसर के साथ मिलकर अप्रोप्रिएट कोड उसका जनरेट करता है कि किस तरह से डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है। उन स्टेटमेंट्स को वो इंटरप्रेट करने के बाद क्यूरी प्रोसेसर के साथ मिलकर अप्रोप्रिएट कोड जनरेट करता है। DDL कंपाइलर। DDL कंपाइलर क्या है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है DDL कंपाइलर। DDL कंपाइलर द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट आर कन्वर्टेड टू द सेट ऑफ फाइल डेट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा, जिसमें डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। दिस इज़ द सिस्टम डेटाबेस डेट कंटेन द फॉलोइंग। ओके, क्या क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स क्रिएटेड, जो फाइल क्रिएट की गई उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, विच फील्ड्स दे कंटेन, उनमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं। यूज़र हु हैव एक्सेस राइट टू दीज फाइल, उस फाइल जो फाइल क्रिएट की गई उस पर एक्सेस राइट किसके पास कितना है, कौन यूज़र कितनी हद तक उसको एक्सेस कर सकता है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन अ डेटा डिक्शनरी दैट विच होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस स्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती है, जिसके अंदर क्या होता है, डेटाबेस स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन होती है, डेटा डेफिनेशंस होती हैं और टेबल से रिलेटेड जो डेटा जो उसके अंदर हम अपडेट करते हैं या जो भी डेटा टेबल्स के अंदर होते हैं उनके रिलेशनशिप, उनसे रिलेटेड इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वगैरह की तमाम जो है इंफॉर्मेशन वो डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो टेबल्स आते हैं उसमें बेस टेबल है, क्यूरी रिज़ल्ट है एंड व्यू है। बेस टेबल क्या है? ऐसा टेबल जो कि डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। इट इज़ द टेबल दैट इज़ क्रिएटेड बाय द यूज़र, जिसको यूज़र क्रिएट करता है। इट इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अनदर टेबल, यानी ये टेबल यूज़र ने क्रिएट किया है और इसको किसी और टेबल से ड्राइव नहीं किया गया, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? बेस टेबल कहलाता है। अ बेस टेबल कैन बी क्रिएटेड, ऑल्टर्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर बेस टेबल क्रिएट किया जा सकता है, उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं, यानी उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दीज टास्क आर अकम्प्लिश्ड यूजिंग अ SQL स्टेटमेंट्स। ये सारे टास्क जो हैं वो SQL स्टेटमेंट की मदद से परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूरी रिज़ल्ट।
बेस टेबल हमने देख लिया। अब क्यूरी रिज़ल्ट क्या है? क्यूरी इज़ अ क्वेश्चन। क्यूरी क्या है? क्वेश्चन है इन विच द यूज़र आस्क द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू परफॉर्म अ डिफरेंट ऑपरेशन ऑन अ टेबल। यानी क्यूरी की मदद से हम डेटाबेस टेबल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें ये चीज़ करके दे दे, हमें ये रिकॉर्ड फैच करके दे दे, हमें इस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करके दे दे। तो वो हम किसके ज़रिए करते हैं? क्यूरी के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ यूज़र में विश टू सी ऑल स्टूडेंट हु गॉट अ ग्रेड ए। हो सकता है कि यूज़र ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा व्यू करना चाहता हो जिन्होंने ग्रेड ए लिया है। When the question is asked and query is executed, the resultant data is also stored in a table। कहते हैं कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्यूरी एग्जीक्यूट होती है और उसका रिजल्टेंट डेटा जो है वो टेबल में स्टोर होता है। सच टेबल्स आर कॉल्ड क्यूरी रिजल्ट टेबल। उन टेबल्स को हम क्यूरी रिजल्ट टेबल कहते हैं, यानी क्यूरी के नतीजे में जो टेबल जनरेट हुआ उसको क्यूरी रिजल्ट टेबल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास व्यूज़ आते हैं। अब व्यूज़ पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि व्यू ऐसा टेबल होता है जो कि डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। डेटाबेस के अंदर नहीं, सिर्फ जैसे वर्चुअली क्रिएट किया जाता है। और अगर इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो जाती है, डिलीशन हो जाती है, तो डेटाबेस के अंदर जो टेबल स्टोर है उनके अंदर उनकी डेटा पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इस वजह से व्यू की ख़ासी इम्पोर्टेंस है। व्यू के लिए यूज़र जो है वो 2 टेबल में से डेटा ले ले, 3 टेबल में से डेटा ले ले, 10 टेबल में से डेटा ले ले। इट डिपेंड्स ऑन हिज हर रिक्वायरमेंट कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके अकॉर्डिंगली डेटा जो है वो व्यू में क्रिएट किया जाता है। अब व्यू कैन बी क्रिएटेड टू फुलफ़िल द रिक्वेस्ट। ज़ाहिर सी बात है, ये यूज़र की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए क्रिएट किया जाता है। द व्यू कंसिस्ट ऑफ ओनली दोज कॉलम ऑफ द बेस टेबल डैट यूज़र रिक्वायर्ड। ये सिर्फ उन कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो यूज़र की क्यूरी होगी, जैसा यूज़र चाहेगा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो व्यू क्रिएट किया जाता है। अब जैसे ये हमारे पास टेबल है, बेस टेबल, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, क्लास, और यूज़र ने क्यूरी लगाई कि उसको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम चाहिए, तो उसके लिए जो टेबल क्रिएट हुआ ये हमारे पास व्यू कहलाएगा। लेकिन ये मेमोरी में नहीं, यानी डेटाबेस में नहीं पड़ा होगा, सिर्फ यूज़र के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए उस टाइम क्रिएट किया जाएगा। अब अगर इस टेबल में से हम ये सपोज़ ये वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर भी देते हैं तो ये इस टेबल के अंदर से डिलीट नहीं होगा। ओके, तो आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ व्यू क्या होंगे? अब इस बेस पर जैसा अभी हमने देख लिया, मैंने कुछ आपको साथ साथ बता भी दिए हैं। सिक्योरिटी क्यों? ईच यूज़र कैन बी गिवन अ परमिशन टू एक्सेस द डेटाबेस ओनली थ्रू अ स्मॉल सेट ऑफ व्यू। तमाम यूज़र को जो है वो डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन होती है व्यूज़ के ज़रिए। द व्यूज़ कंटेन द स्पेसिफिक डेटा डैट द यूज़र इज़ ऑथराइज्ड टू सी। और व्यूज़ के अंदर यूज़र उसी डेटा को देख सकता है जितनी उसके पास एक्सेस राइट होते हैं। द यूज़र इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस ओनली अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ स्टोर्ड डेटा। और यूज़र के की रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो सिर्फ ख़ास जो जितनी उसके पास एक्सेस राइट है उसके अकॉर्डिंगली वो डेटा को, उतने पोर्शन को वो व्यू कर सके। क्यूरी सिंप्लिसिटी। अ व्यू कैन ड्रॉ डेटा फ्रॉम अ सेवरल डिफरेंट टेबल। व्यू के ज़रिए हम मुख्तलिफ टेबल में से डेटा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ अ सिंगल टेबल, it as a single table in a single table form. The user can easily apply query on this view as a single table. फिर यूज़र जो है उस व्यू के ऊपर मज़ीद क्यूरीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एज अ सिंगल टेबल के तौर पर। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है इंसुलेशन फ्रॉम चेंज। अब इंसुलेशन फ्रॉम चेंज का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई चेंज आ भी जाता है व्यू के अंदर तो वो चेंज जो है अप्लाई नहीं होगा, उसका इम्पेक्ट नहीं होगा डेटाबेस के अंदर। अ व्यू कैन प्रेजेंट अ कंसिस्टेंट एंड अनचेंज्ड इमेज ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इवन इफ़ द अंडरलाइंग सोर्स टेबल आर स्प्लिट और रिस्ट्रक्चर्ड। कहते हैं कि व्यू जो है वो कंसिस्टेंट, अगर इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में भी ले सकते हैं कि
अगर डेटाबेस के अंदर टेबल्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो व्यू का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर डेटाबेस के अंदर टेबल्स को स्प्लिट कर दिया गया है तब भी जो व्यू है उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। और इसको हम जो है रिवर्स डायरेक्शन में यूँ भी कह सकते हैं कि अगर व्यू के अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो गई है तो वो डेटाबेस के टेबल के अंदर नहीं होगी, उससे एक्सीडेंटल चेंज जो है वो नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशंस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस अगर हम देखते हैं कि टेबल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एटॉमिक वैल्यूज़ इन अ फील्ड। एटॉमिक वैल्यू का मतलब क्या है? An entry at the intersection of each row and column is atomic. Intersection of each row और column सेल कहलाता है, यानी हर सेल के अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए। There can be a no multi-valued attribute or repeating group in a relation. रिलेशन के अंदर यानी टेबल के अंदर कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यूज़ नहीं होना चाहिए और रिपीटिंग ग्रुप जो है वो नहीं होने चाहिए टेबल के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करते वक्त, यानी वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। एंड वैल्यूज़ जो है जैसे रिपीटिंग ग्रुप ना क्रिएट करें हम उससे, इसको मज़ीद हम नॉर्मलाइजेशन में जब पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर होगा। एंट्रीज फ्रॉम अ सेम डोमेन। एंट्री फ्रॉम सेम डोमेन का क्या मतलब है कि जैसे फील्ड, हर फील्ड की अपनी एक स्पेसिफिक डोमेन होगी तो उससे उसी डोमेन से रिलेटेड डेटा जो है वो होना चाहिए। डोमेन इज़ अ टाइप एंड द रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन। ऑल एंट्रीज इन अ गिवन कॉलम बिलोंग टू द सेम डोमेन। यही मैंने अभी आपको बताया। फॉर एग्जांपल, ऑल एंट्री इन अ रजिस्ट्रेशन नंबर एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन मस्ट बी फ्रॉम अ रजिस्ट्रेशन नंबर डोमेन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर तमाम एंट्रीज जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर की होनी चाहिए। यूनिक टुपल्स, ईच टुपल इन अ रिलेशन मस्ट बी यूनिक। फॉर एग्जाम्पल, द रजिस्ट्रेशन नंबर इन ईच टुपल ऑफ द टेबल मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर टुपल। यही यूनिक का मतलब होता है कि हर वैल्यू जो है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिकनेस इन अ रिलेशन इज़ अ गारंटीड बाय असाइनिंग अ प्राइमरी की फॉर ईच रिलेशन। यूनिकनेस जो है वो कैसे असाइन की जा सकती है, कैसे उसको हम गारंटीड कर सकते हैं कि हम रिलेशन को प्राइमरी की जो है रिलेशन की सेट करें। यूनिक एट्रीब्यूट नेम, हर एट्रीब्यूट का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए। द नेम ऑफ ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन शुड बी यूनिक। अ रिलेशन कैन नॉट हैव अ टू आइडेंटिकल एट्रीब्यूट। एक रिलेशन के अंदर एक जैसे दो एट्रीब्यूट नहीं हो सकते। इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस। इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस का मतलब ये है कि टेबल के अंदर एट्रीब्यूट किसी भी पोजीशन पर पड़े हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द सीक्वेंस कैन बी चेंज, हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ रिलेशन। इससे टेबल के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनसिग्निफिकेंट टुपल सीक्वेंस, इसी तरह से रिकॉर्ड भी टेबल के अंदर कहीं पे भी स्टोर हो सकते हैं। ये नहीं है कि 5th पोजीशन पे था तो उसे हम 10th पोजीशन पे नहीं कर सकते। द सीक्वेंस ऑफ अ टुपल इन अ रिलेशन इज़ ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट। द सीक्वेंस में भी चेंज, सीक्वेंस को चेंज किया जा सकता है। इफ़ अ न्यू टुपल इज़ इंसर्टेड इन अ रिलेशन, it is if a new relation is inserted in a relation, whether it is inserted at the beginning, at the end or in the middle of a relation, तो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप उसको शुरू में ऐड कर दें, आप उसको दरमियान में ऐड कर दें, आप उसको एंड में ऐड कर दें, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरीज़ हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।